डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी के चैप्टर में हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 पर, और इससे संबंधित मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन भी कराए थे। इसके पूर्व के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 तक मैं आपको करा चुका था, 22 तक, और चूँकि 23 और 24 जो क्वेश्चन है आपका वो ऑलमोस्ट एक ही है, एक ही मेथड है। और 24 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आइए इस पर विचार करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x does not is equal to 0, f(x) is equal to 0 यदि x is equal to 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हमें इस बात की जांच करनी है। तो किस पे जांच करनी है हमें? x is equal to 0 पर। x is equal to 0, x is equal to 0। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h, अर्थात x की वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यूज है f माइनस h, ठीक है। अब आप देखिए ये फलन जो आपका दिया हुआ है ये x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन x इक्वल टू 0 के अलावा अर्थात पॉजिटिव वैल्यूज पर, जब x की वैल्यू 0 से आगे राइट हैंड पे जो पॉजिटिव वैल्यू उन पर, और 0 से ठीक लेफ्ट में माने जो नेगेटिव वैल्यूज है x की उन पर f(x) का मान x स्क्वायर साइन 1/x है। इसलिए इन्होंने x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। तो x लेस देन 0 पर और x ग्रेटर देन 0 से सभी वैल्यूज के लिए f(x) का मान हम यही लिखेंगे। तो हमारा कितना है ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू, और ये है आपकी इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, तो ये जाएगा x की जगह माइनस h रखेंगे तो माइनस h का होल स्क्वायर साइन, और ये होगा आपका 1/-h, ठीक है। और ये हुआ आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए h स्क्वायर हो गया, ये माइनस साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस साइन थीटा होती है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर कितना हो जाएगा? h स्क्वायर साइन 1/h। साइन 1/h की वैल्यू जब इसके अलग अलग लिमिट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक तो h स्क्वायर हो गई, एक लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं इसे आप साइन 1/h, ठीक है। तो देखिए साइन 1/h की वैल्यू कितनी होती है? -1 और 1 के बीच में होती है, कोई निश्चित संख्या -1 एंड 1 के बीच में। तो और ये 0 है, जब पूरे में 0 का मल्टीपल हो जाएगा 0 इंटू -1 इंटू 1 के बीच में, आप इससे कंफ्यूज होंगे, इसे छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा ठीक है। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे 0 इंटू -1 एंड 1 के बीच, -1 एंड 1 के बीच कोई भी फिक्स क्वांटिटी माने कोई भी निश्चित संख्या, निश्चित मान, निश्चित संख्या कुछ भी कह लीजिए, ये निश्चित है, ये वर्ड क्या है? निश्चित। तो ये हो गया आपका 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई? 0, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लिकेशन 0 में माइनस 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इसकी क्या होगी? राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), ठीक, f(x) तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये होगा आपका 0 प्लस h, ठीक है। माने 0 से बड़ी संख्या हो गई तब भी फलन आपका यही आएगा, तो लिमिट हो जाएगा ये h टेंड्स टू 0 f(h), f
इंटू साइन 1/h, साइन 1/h। मैंने बताया ना साइन 1/h, h की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई फिक्स क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा 0। इन टोटल ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ इसको भी लिख देंगे मल्टीपल में, गुणक में -1 और 1 के बीच का निश्चित मान यहाँ पे लिख देंगे सेम। तो ये 0 हो गया, राइट लिमिट भी आपकी 0 आ गई। फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं कितनी 0 पे, यार 0 और कितना है x = 0 पर 0। तो आप देख रहे हैं ये थर्ड मान लीजिए इसे, इसको सेकंड मान लीजिए और ये आपकी फर्स्ट आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है। यहाँ लिख दीजिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f0। इसलिए जो दिया हुआ फलन है वो आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, ठीक है। एट x = 0 क्या है, कंटिन्यूअस, एट x = 0। तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 24। 25, 24, 23 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। अब 26, 27, 28 और 29 और 30 ये भी एक जैसे क्वेश्चन है। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 26 आपको बता देता हूँ, बाकी 27, 28, 29 छोटे क्वेश्चन है, 30 में और भी आसान है। 26 थोड़ा सा अपने आप में हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 एक क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहे हैं f(x) = इतने द्वारा परिभाषित फलन x = π/2 पर k का मान ज्ञात करना है, संतत है। 26 f(x) = k cos x अपॉन π-2x। कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, यदि x की वैल्यू π/2 नहीं अर्थात पाई से इधर पाई से उधर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में f(x) का मान ये है, लेकिन π/2 पर f(x) का मान कितना है, π/2 पर f(x) का मान 3 है और पूछने के द्वारा परिभाषित फलन x = π/2 पर संतत है, x = π/2 पर। तो k का मान ज्ञात कीजिए, क्या है x = π/2 पर, ये संतत है माने कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर ले लीजिए, यह लिख दीजिए फॉर द फंक्शन to be continuous, क्या होना चाहिए, we must have लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, π/2 पर f(x) = होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f(x) = फंक्शनल वैल्यू माने π/2 पर फंक्शन का मान, फंक्शनल वैल्यू। तो इनको कर देते हैं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका f π/2 माइनस h ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h f π/2 वैल्यू कितनी है, x यहाँ π/2 करेंगे 3 है, ये तो 3 आ गया, ठीक है। और इसको एक स्टेप पर आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा ये लिमिट, मुझे पता नहीं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं बोर्ड पर, आगे बढ़ा देता हूँ इसको।
ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, ये फलन आएगा x की π/2 से छोटी वैल्यू के लिए और बड़ी वैल्यू के लिए, इसलिए fx का मान यही है। तो π/2 माइनस h यहाँ रख देंगे x की जगह, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए π/2 माइनस h, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस h, ठीक है, अपॉन और ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h, ठीक, इज इक्वल टू, इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर आपका h टेंड्स टू 0 x है वहाँ पर π/2 प्लस h रख दीजिए, हो जाएगा cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हैं कि k cos π/2 माइनस h cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है। s टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका k sin h अपॉन पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया और एक क्या होता है पाई बचा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2h आ जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा और फिर पाई से पाई कट जाएगी, प्लस का 2h आ जाएगा, 2h, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा s टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की sin थीटा, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये sin थीटा, माइनस का k sin h, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है, 26वां, ठीक। और नीचे देख रहे हैं आप 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 पाई बचेगा या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2h आ जाएगा, माइनस का 2h, ये इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k/2 यहाँ से बाहर, k/2 यहाँ से बाहर आ गया, तो कितना बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0 k/2 कांस्टेंट पे बाहर आ गया और ये आ गया sin h अपॉन h इज इक्वल टू k/2 बाहर, ये भी लिमिट आपका s टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 3। याद कीजिए लिमिट्स के चैप्टर में लिमिट x थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा था आपने, याद कीजिए। इसी प्रकार से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, तो ये आ गया आपका k/2 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों बराबर है, कोई से दो बराबर इधर ले लीजिए, तो ये हो गया k/2 इज इक्वल टू 3 और यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया 6, k की वैल्यू 6 आ जाएगी आपको, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34। 31, 32, 33, 34। दर्शाइए कि f(x = cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखिए ये जो फलन है आपका कौन सा है, cos x², ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, ये तो आप जानते हैं। cos x² प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, इतना आप लिखेंगे। फिर फलन जो f है इसको अब एक काम करते हैं, हम दो फलों के संयोजन के रूप में लिख लेते हैं। कौन से दो फलन, g और h ले लेते हैं। f को g और h के दो फलनों के संयोजन के रूप में लिख लेते हैं, हमने माने गॉफ के रूप में लिखते हैं, गॉफ के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर gx कितना हो जाएगा आपका
जी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स के और एच एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। और चूंकि जी और एच दोनों ही संतत फलन है, इसलिए आपको मैंने प्रमेय बताई थी, उसके आधार पे एफ भी संतत फलन होगा। अब प्रमेय क्या बताई थी आप याद कीजिए। प्रमेय ये बताई थी मैंने कि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है। ये प्रमेय आपको मैंने बताई थी। दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, ये थ्योरम थी। और मैंने आपको बताया था वहां पर कि मान लीजिए एक शायद ये प्रमेय 2 थी आपकी एनसीईआरटी की, एफ और जी दो आपके कोई रियल वैल्यूड फंक्शन थे, वास्तविक मान फलन, और किसी बिंदु ए पर या सी पर मैंने कहा था कि एफ ऑफ या गॉफ परिभाषित है, गॉफ परिभाषित है, ठीक है। यदि सी पर जी, चलिए फॉग ले लेते हैं, सी पर जी, थ्योरम से देख लीजिए, फिर से दोहरा देता हूं थ्योरम को। थ्योरम ये थी आपकी, एफ एंड जी दो फलन थे, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक मान फलन, ये दो वास्तविक मान फलन है, ठीक है। ये थ्योरम थी आपकी। दो फलन एफ और जी इस प्रकार है कि एफ और जी परिभाषित है, परिभाषित है माने डिफाइंड है, परिभाषित है, और किसी बिंदु सी पर जी संतत है, इस पर है जी एट सी। मैं किसने लिया है इसको, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरम के रूप में दे रखे, इसे पढ़ लीजिए। जी आपका बिंदु सी पर संतत है तथा एफ आपका संतत है, कंटिन्यूअस है, इस पर जी सी पर, तो उनका कहना ये है कि गॉफ, ये जो फॉग है, गॉफ बिंदु सी पर संतत होगा, माने कंबाइंड जो फलन है, जो फलनों का संयुक्त फलन है, ये सी पर संतत होता है। ये उसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है 31वां, क्वेश्चन नंबर 31वां। देखिए बहुत सिंपल थ्योरम है, डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। क्वेश्चन 31वां क्या कह रहे हैं कि दर्शाइए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, एक संतत फलन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इस फलन को दो फलनों के रूप में लिख लेते हैं। वैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फलन है आपका कॉस एक्स स्क्वायर, ये हर एक वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, हर एक वास्तविक संख्या पर। और लिखते कैसे ऐसे, फलन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित फलन है, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। और फलन, अब हम एफ को दो फलनों में तोड़ लेते हैं, कौन कौन से में, जी और एच में, और इन दोनों फलनों का संयोजन के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, माने गॉफ के रूप में व्यक्त करेंगे हम, गॉफ के रूप में, जी ओ एफ, ठीक है, एक्स, इस तरह से। जहाँ पर जी एक्स क्या है, जी एक्स देखिए लेने का तरीका, जो ये शुरू हो रहा है ना कॉस, तो कॉस एक्स ले लेंगे, अभी फिलहाल इसमें ध्यान नहीं देंगे। और जो एच एक्स है ये आप ये ले लेंगे इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, गॉफ। तो हम दिखाएंगे कि गॉफ ऑफ एक्स जो है इस पर परिभाषित होगा, ये भी आपका किसी न किसी बिंदु पर परिभाषित होगा। गॉफ एफ एक्स के बराबर कर देंगे, यही है आपका क्वेश्चन। चूंकि हमारे पास में हम यहाँ देख रहे हैं जी और एच, कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों के दोनों संतत फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है। और अपने अपने डोमेन में, डोमेन जो भी होता है, कॉस एक्स का डोमेन क्या है, वास्तविक संख्या, और दूसरा वाला फलन जो आपका एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका
ये भी आपका संतत फलन है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। जब ये दोनों संतत फलन है, आइए गॉफ की स्थिति देख लेते हैं। क्या ये f(x) के बराबर आती है कि नहीं? गॉफ ऑफ x इक्वल टू गया आपका g ऑफ f(x) लिखेंगे f(x). अब g की वैल्यू कितनी है आपकी? g f(x) कितना है? f(x) आपका नहीं hx लीजिए, इसकी जगह h लिया है हमने hx, तो h हो जाएगा। तो g hx की वैल्यू कितनी है? x², ठीक है। और g x की वैल्यू कितनी है? gx की वैल्यू cos x है, तो gx² देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? cos x², तो ये हो जाएगा आपका cos x²। और ये बराबर किसके है? ये f(x) के, ये आपका f(x) के। तो यही थ्योरम कह रही थी कि g और f और g के अगर दोनों फंक्शन जो है आपस में रियल फंक्शन है और फॉर्म परिभाषित है, यहाँ पर फॉर्म लेके चल रहे हैं। तो g अगर c पे परिभाषित है और f g c पे परिभाषित है, तो फॉर्म c पे परिभाषित है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो संयोजन के रूप में लिया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूंकि g और h दोनों ही संतत फलन है, इसलिए जो हमने थ्योरम बताई ये वाली, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं f आपका एक संतत फलन है। f क्या है? एक संतत फलन है। इसी प्रकार से आप इसमें कई क्वेश्चन दे रखे हैं 31, 32, 33, 34, इन क्वेश्चंस को भी इसी आधार पर कर सकते हैं। कैसे? मैं हेड दे देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34वां, 32वां देख लीजिए। f(x) इक्वल टू mod cos x है, f(x) इक्वल टू mod cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप gx क्या लेंगे? gx बराबर ये मॉड ले लीजिए, पहले जो चीज होती है उसको ले लेते हैं, ठीक है। hx क्या लेंगे? जो बचा है उसे ले लीजिए, cos x ले लीजिए। अब इसका गॉफ निकाल दीजिए, गॉफ ऑफ x इक्वल टू कितना आया? g, और ये आ गया f(x), ठीक है। और g f(x) की वैल्यू कितनी है? फिर बार-बार मैं वही गलती कर रहा हूँ, h है ये hx कितना है? cos x है। अब देखिए gx कितना है हमारा? gx बराबर इतना है, तो x की जगह क्या है? cos x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे cos x रख देंगे, कितना हो जाएगा? ये mod cos x। और ये कितना आपका? f(x) बराबर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये लिखेंगे कि ये फलन जो है आपका, देखो मैंने आपको थ्योरम एक और बताई थी कि अगर f कोई फलन किसी भी डोमेन में अपने प्रांत में संतत है, तो मोड f भी संतत होता है उसी प्रांत में, ठीक है। ये थ्योरम भी आपको बताई थी मैंने। उसी प्रकार से अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, क्योंकि cos x का डोमेन क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो ये अपने दिया हुआ फलन f(x) अपने प्रांत में परिभाषित है, माने प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। अब हम f(x) को हमने इन दोनों फलनों के संयोजन के रूप में व्यक्त करेंगे। इस f(x) को किसमें व्यक्त करेंगे? इसके और इसके संयोजन के रूप में, माने इस रूप में। और चूंकि g और h दोनों के दोनों फलन संतत फलन है, आप जानते हैं मापांक फलन संतत होता है और कोसाइन फलन भी संतत होता है अपने अपने डोमेन में। तो चूंकि ये फलन संतत है मापांक फलन, और cos x भी फलन संतत है, इसलिए हमने देखा कि gॉफ ऑफ x की वैल्यू इसके बराबर आ गई f(x), इसलिए f(x) भी हमारा संतत फलन है। इसी प्रकार से 33वां क्वेश्चन है sin mod x है, sin mod x 33वां क्वेश्चन। इसको बार इसी तरीके से लिखेंगे आप, f(x) इक्वल टू कितना है? sin mod x, ठीक है। यहाँ पे g कितना ले लेंगे आप? g इक्वल टू sin x हो गया, g इक्वल टू sin x, और hx इक्वल टू कितना लेंगे? hx इक्वल टू mod x ले लेंगे, hx इक्वल टू mod x। तो आपका काम हो गया। तो 33वां क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम बिल्कुल फॉर्म कैसे निकाल दीजिए, गॉफ निकाल करके f(x) के बराबर दिखाइए और लिख दीजिए f(x) को दो फलनों के संयुक्त फलन के रूप में लिखा, और f(x) जो है अपनी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। और ये भी लिखिए कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू f(x), चूंकि gx और hx वहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये gx hx ये संतत फलन है, sin x संतत फलन होता है, मापक फलन भी संतत होता है, इसलिए इनका संयुक्त फलन अर्थात g o h x गॉफ
जो fx के बराबर है ये भी संतत फलन होगा। और लास्ट क्वेश्चन बचा है छात्रों आपका, इसे भी करा देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 34 है ये, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए रिवाइज करना पड़ सकता है, तो इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है fx इक्वल टू mod x माइनस 34, fx इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। ये कह रहे हैं कि द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, माने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको ज्ञात करना है। fx इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। पहले इसे ब्रेक कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, इस fx इसको फलन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। fx इक्वल टू, एक तो जब x की वैल्यू आपकी, x की वैल्यू देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके 0 और -1। एक तो आपकी -1 से छोटी संख्या है, ठीक है। एक x की वैल्यू वो होगी इंटरवल जो -1 से बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा होगा, और एक होगा x की वैल्यू 0 से बड़ी। इस इंटरवल में इसको ब्रेक करेंगे। तो जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो ये जो वैल्यू होगी ना आपकी, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की x, और ये वाली भी माइनस की x हो जाएगी, क्योंकि x प्लस 1 यहाँ छोड़ेंगे, प्लस 1 यहाँ छोड़ेंगे, तो x प्लस 1 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटे में मापांक का मान माइनस का होता है। तो ये माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे दोनों मिलकर के माइनस x प्लस 1 ऐसे। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस x प्लस x और माइनस का एक प्लस का होगा प्लस 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 1। और जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और जब 0 से छोटी होगी, तो देखिए 0 से छोटी होने पर इस मापांक फलन यानी x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। और -1 से बड़ी x की वैल्यू, इसका मतलब है x प्लस 1 करेंगे या प्लस 1 जोड़ देंगे तो x प्लस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जब x प्लस 1 जोड़ देंगे, x यहाँ पर पड़ा है किससे, -1 से, x प्लस 1 आप करेंगे तो x प्लस 1 इधर जोड़ देंगे 1, x प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 से बड़ा होगा। तो x प्लस 1 का मापांक कितना होगा, 0 से बड़े होने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, पॉजिटिव कितनी, x प्लस 1। तो यहाँ पर x प्लस 1 पॉजिटिव लिख देंगे, कितना मान हो जाएगा ये, माइनस x माइनस 1, -2x -1 हो जाएगा ये, -2x -1, -2x -1। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखिए, ये तो x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये प्लस का होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 1 जोड़ देंगे तो x प्लस 1 भी प्लस पॉजिटिव भी आएगा। तो कितना हो जाएगा ये, x माइनस x माइनस 1, तो -1 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये लिख देता हूँ मैं, x माइनस x प्लस 1, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू -1, ये आ गया। तो ये आपका फलन डिफाइन हो गया, फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें, इस डेफिनेशन में फलन की में क्या देख पा रहे हैं आप, टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2 टर्निंग पॉइंट्स है, कौन कौन से, एक तो -1 है और एक 0 है, 0। इसका मतलब ये है कि इन दोनों बिंदुओं पर माने -1 और 0 पर फलन का मान, फलन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, फलन की परिभाषा बदल रही है, फलन का बिहेवियर एकदम चेंज हो रहा है। तो फिर हमें दोनों बिंदुओं पर कंटिन्यूटी की जांच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू -1 पर करते हैं, ये x इक्वल टू -1 पर। तो क्या करेंगे भाई, वही तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1, माइनस का साइन लगा दिया, fx इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, f, और कितना हो जाएगा ये, f हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1 -x,
-1 माइनस का h, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आइए, अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस h, यानी -1 से छोटी है। -1 से छोटी, -1 से छोटी कहाँ पर है, ये, इसको ये भी ये होगा, इक्वल टू क्या रहेगा, लेस देन ये, x लेस देन -1, ये इक्वल टू यहाँ पर आएगा। -1 से छोटी x की वैल्यू क्या है, f(x) का मान, जब यहाँ पर x की वैल्यू -1 माइनस h रखेंगे तो f -1 माइनस h की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, कितना हुआ ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 से बड़ी है आपकी, -1 से बड़ी है, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए -1 से बड़ी कहाँ पर है, x की वैल्यू -1 से बड़ी ये है, तो ये फंक्शन वैल्यू ये आएगी आपकी, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स -1 प्लस h और -1, ये कितना हुआ ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -2h -1, और देखिए ये हो गया आपका 1 हो गया, और इसमें 2h की जगह 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ गया। फंक्शन वैल्यू कितनी है, f -1 इज इक्वल टू f -1 पर fx का मान कितना है, ये है, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 अर्थात ये हो गया 2 - 1 अर्थात 1। आप देख रहे हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू f -1। माने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर है। फंक्शन आपका x इक्वल टू, इस प्रकार से फंक्शन क्या है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पर फंक्शन आपका क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, x इक्वल टू -1 पर। अब हमें दूसरा टर्निंग पॉइंट है हमारा, और वो है 0 पे ज्ञात करना है, तो लेफ्ट से इधर से मिटा देता हूं मैं, चलिए ये भी मिटाया जाएगा। x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट l h n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, f 0 माइनस h। ठीक है, 0 से छोटा है, x की वैल्यू कितनी है, 0 से छोटी, कहाँ पर है ये, यहाँ आएगी, तो -h रख देंगे इनकी जगह पर, -h, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 -2, देखिए माइनस का साइन है, घंटा है भाई, -2 और ये होगा -h
राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है। राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पर तो क्या होगा, ये होगा आपका आर एच एट इक्वल टू लिमिट एफ एस टू 0 पॉजिटिव एफ एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच और ये होगा आपका लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, अर्थात एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी कहाँ है एक्स की वैल्यू, ये है। 0 से बड़ी एक्स की वैल्यू ये है, कितनी है माइनस की 1, फिर माइनस की 1 आ जाएगा, कितना आ गया ये -1, ठीक है। अब निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, फलन का मान कितने पर, फलन का मान निकालेंगे 0 पर, कितना फलन का मान 0 पर, f0 यानी x इक्वल टू 0, कहाँ पर x इक्वल टू 0 ये रहा, फलन का मान कितना है f0 इक्वल टू -1 होगा, तो ये भी -1 है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन वैल्यू बराबर है, इसलिए फलन आपका कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इस बिंदु पर एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपके प्रश्न में छात्रों इस प्रश्न में ऐसे 2 पॉइंट्स थे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही थी, फंक्शन की परिभाषा बदल रही थी। ऐसी स्थिति में हमने उन दोनों बिंदुओं पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक किया, हमने देखा कि उन दोनों बिंदुओं पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए अब ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर फलन डिसकंटिन्यूअस हो। यहाँ पर लिख देंगे एज ए रिजल्ट, क्या रिजल्ट था हमारा, रिजल्ट के तहत क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। तो ये है प्यारे छात्रों आपकी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन, और इस पर मैंने आपको शुरू में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन छुड़वाया था, ज़रा उस पर और विचार कर लेते हैं हम। तो छुड़वा इसलिए दिए थे मैंने शुरू में कि कंसेप्ट समझने पर समझ में आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू, नहीं पहला तो मैंने शायद करा दिया था, चलिए फिर करा देता हूँ दोबारा से, याद नहीं है मुझे। एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 5 का संतत है। तो इसके लिए बस इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर पहला है 5 एक्सरसाइज का 5.1, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 बिंदु पूछे उन्होंने, x इज इक्वल टू 0, -3 और 5 पर क्या ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सिद्ध कीजिए कंटिन्यूअस है। तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन पर्याप्त है आपको देना कि लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए एक किसी बिंदु पे निकालना, -3 पे निकालना है यार, तो x टेंस टू -3, एफ एक्स की वैल्यू अगर आप ये प्रूव कर देते हैं f -3 की इक्वल है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, तो निकाल दीजिए इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन अपने आप में कैलकुलेटेड फंक्शन है, इसकी ऐसा नहीं है किसी एक वैल्यू पर फंक्शन का मान कुछ है और किसी अन्य वैल्यू पर फंक्शन का मान कुछ है। जैसे ये था आपका x की वैल्यू -1 से जो छोटी वैल्यू है x की, उन वैल्यूज के लिए फंक्शन का मान 1 है, और -1 से बड़ी के लिए f(x) का मान -2x - 1 है।
और x इज इक्वल टू -1 के लिए फलन का मान फिर -2x -1। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ा था। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तो केवल और केवल एक ही फंक्शन है आपका, कैलकुलेटेड फंक्शन है 5x - 3। तो आप चाहे x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें या 5 पर करें या -3 पर करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इनकी दोनों की समपाती है, कॉन्क्लूडेड है, माने ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि इसी से काम चल जाएगा। तो देखिए कितना है ये, डायरेक्ट कर दीजिए। इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है ना अभी, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 - 3 और ये -3 होगी इज इक्वल टू, और ये भी आपकी f - 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी फलन की वैल्यू, फलन का मान है ना -3 पर, तो ये हो जाएगा 5 × -3 आप देख रहे हैं कितना हो गया ये -18 इज इक्वल टू -18 -18 इज इक्वल टू -18 आ गया। इसमें फलन आपका क्या हो गया, संतत हो गया। एट x इज इक्वल टू -3 पर फलन आप एट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू कितना आया, fx आ गया f3 इस डेफिनेशन से मतलब आपका संबंध होगा, क्योंकि ये -18 आ गई और ये भी -18 आ गई, दोनों वैल्यू बराबर, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चौथा वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के शांत तत्व की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला वाला f(x = x - 5) है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x = x - 5) है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन संतत होता है। कल मैंने आपको बताया था x - 5 भी आपका लीनियर फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन का एक काइंड है। तो x - 5 क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, ये भी संतत हो गया किसी बिंदु पर। अब यहाँ पर देखिए संतत की जांच कीजिए पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। तो कोई बिंदु C लेना पड़ेगा हमें, C। तो B वाला ले लेते चलिए, f(x = 1/x - 5) क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, थर्ड का B पार्ट। थर्ड का B पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला पार्ट है, पहला जिसमें f(x = x - 5) कह रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल है, इसलिए ये कंटिन्यूस होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या पर। तो सेकंड वाला जो है f(x = दे रखा है 1/x - 5). तो ये फलन, इसके बारे में आइए जांच कर लेते हैं। f(x = f(x = क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट, f(x = 1/x - 5). ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख दी गई तो ये फलन कितना हो जाएगा, 0। 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ∞। x = 5 पर दिया हुआ फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और फलन परिभाषित ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं होगा, तो फिर कंटिन्यूस भी नहीं होगा। किस बिंदु पर, x = 5 पर फलन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन f(x) is not defined at x = 5, ठीक है। therefore f is discontinuous है, x = 5।
इसका मतलब ये है कि अब ये जो फलन है तो दिया हुआ है f(x) = 1/x - 5। अब इसका प्रांत क्या हो जाएगा, r में से 1 निकल जाएगा, r में से 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 में फाइंड नहीं है। तो अब इस प्रांत में हम कोई बिंदु मान लेते हैं c मान ले, a मान ले, कुछ ही मान ले। तो हम उस बिंदु c पर देखते हैं एट c। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है क्या इस बिंदु c पर f(x) लिमिटिंग वैल्यू क्या फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, fc के बराबर है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, निश्चित रूप से। तो आइए देखते हैं, देख रहे हैं आप लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c, f(x) की वैल्यू कितनी है, 1/x - 5 है, x - 5, और fc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लिखेंगे तो इतना हो जाएगा 1/c - 5। अलग अलग निकालेंगे, इसे अलग अलग निकाल लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए। तो हम देखेंगे क्या ये बराबर है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब इसमें रखेंगे वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो जब वैल्यू x = c पुट करेंगे इसमें तो ये भी 1/c - 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/c - 5 हो गया, ये 1/c - 5 1/c - 5 के इक्वल हो गया। इससे क्या होता है कि इसका मतलब इस वाले डोमेन में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट r - 5। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x belongs to r - 5। ठीक है, प्रत्येक इन संख्याओं के लिए r में से केवल इस संख्या को निकाल दिया 5 को, बाकी सभी संख्याओं पर फंक्शन आपका ये कंटिन्यूअस है। इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x² - 25/x + 5। ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसे करा देते हैं, उसके बाद फिर लास्ट करेंगे छात्रों। f(x) = ये आपका c वाला पार्ट है, c, ठीक है। f(x) = x² - 25/x - 5। आप देख रहे हैं अगर इसमें x की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये 0.0 हो जाएगा और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका मतलब ये है कि ये वाला फलन 5 पर क्या है, x + 5 है शायद नीचे, हाँ x + 5 है, x + 5। तो इसका मतलब ये है कि x = -5 रखते हैं इसमें तो ये फलन 0.0 हो जाएगा और इनडिटरमिनेट फॉर्म का हो जाएगा। तो फिर उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे फैक्टर कर देंगे ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, अब ये देख रहे हैं कि x = -5 पर ये फलन आपका परिभाषित नहीं है क्योंकि 0.0 हो जाता है, इसलिए फलन आपका x = -5 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फिर इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा r में से -5 निकाल लेंगे, -5, ठीक है। अब हमें कोई बिंदु मानते हैं, इस पर कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए c ले ली, c। तो इस बिंदु c पर एट x = c पर हम देखेंगे क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू, माने ये लिमिट x टेंड्स टू c f(x) c क्या है, तो आप देख रहे हैं लिमिटिंग x टेंड्स टू c, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी f(x) का मान कितना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x - 5 × x + 5 फैक्टर हो जाएंगे, x + 5 से x + 5 कट जाएगा तो x - 5 कितना हो जाएगा, ये c - 5। क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचना है ना हमें, इसलिए फैक्टर करना आवश्यक था। x - 5 × x + 5 आपने फैक्टर कर लिए तो x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया, x - बचा, और जब लिमिटिंग वैल्यू निकाली आपने तो ये c - 5 हो गई। अब हम इसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, x टेंड्स टू c f(x) = नहीं, फंक्शन वैल्यू डायरेक्ट निकलती है
इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू माने x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू हो गया आपका फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया। इसलिए आपका फलन जो है कंटिन्यूअस हो गया, किस बिंदु पर कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया आपका एट x बिलोंग्स टू r माइनस r है। ठीक है, तो ये था छात्रों आपका चैप्टर, आपकी एक्सरसाइज 5.1 और इसी एक्सरसाइज के साथ में आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लीजिए। आगे शुरू करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। धन्यवाद।